जुमला नहीं जवाब दो, 10 साल का हिसाब दो। 2 लाख जो नौकरियां मिल रही थी कांग्रेस की हुकूमत में वो भी छीन लिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मात्र एक जुमला है, इसके अलावा कुछ नहीं। महंगाई पे फेलोर है सिस्टम इसका, इस सरकार का। शिक्षा व्यवस्था पर फेल है पूरी तरीका से। नौकरियां देने में बिल्कुल असफल हो गई है। जो भी कार्यक्रम सब ठप है, सब ये जुमलेबाजी सरकार है। ये आपस में हिंदू मुस्लिम लड़वाने का सरकार है ये क्योंकि रोजगार के नाम पे कुछ है ही नहीं, सरकार ने किया ही नहीं है। ये राम राज्य की सही परिकल्पना है, उस परिकल्पना को तोड़कर मरोड़कर उल्टा करके पेश किया जा रहा है। आज सारे शंकराचार्य देश के सरकार से नाखुश हैं। प्रधानमंत्री और अमित शाह लगातार एक तरफ से चीजें बेच रहे हैं। युवा जिस प्रकार की मांगे वो अपनी उठा रहा है, वो पूरी तरीके से गर्त में जा चुकी है। नमस्कार, मैं हूँ हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। आज हम लखनऊ यूनिवर्सिटी में हैं और यहाँ पर तमाम स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि 2024 के इलेक्शन बहुत करीब हैं और ऐसे में सरकारें इनसे जो है वादे तो करती हैं कि इनको रोज़गार देंगे, इनके तमाम चीज़ों को पूरे करेंगे, लेकिन इनसे वोट लेने के बाद मुकर जाते हैं। आज मौजूदा हालात ये हैं कि भाजपा सरकार कहती है कि हमने 2 करोड़ नौकरियाँ दी, लेकिन धरातल पर हकीकत क्या है? पढ़े लिखे नौजवान बेरोज़गार हैं, रोडों पर टहल रहे हैं। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसे देख के पता चलता है कि कहीं ना कहीं सरकार द्वारा इनका प्रयोग किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है। लोग यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं और इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम विशाल सिंह है और मैं NSUI से हूँ। आप NSUI से हैं। सरकार दावा कर रही है, भाजपा सरकार, के 2 करोड़ रोज़गार दिए हैं और आज आप लोगों की ये स्थिति है कि युवा सड़क पर है। जी, जब से ये सरकार बनी है 10 साल हो गए हैं, युवा तब से ही सड़क पर है, जब से इनकी ये सरकार बनी है। ये दावे करते हैं, दावे करना, कागजी कार्रवाई में दिखाना ये अलग बात है। धरातल पे जो होना चाहिए एक्चुअल में वो चीज़ नहीं है। आप देख लीजिए, आप लखनऊ में खड़ी है, लखनऊ विश्वविद्यालय में खड़ी है, मैं यहीं की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे जो इनका NEP मॉडल है, बतौर छात्र हम बात करेंगे, हम शिक्षा की बात करेंगे पहले। तो जो इनका NEP मॉडल है, किस तरीके से सबसे बड़ा देश का फेलियर साबित हुआ, सबसे बड़ा फेलियर है वो मॉडल। जिस मॉडल के तहत आप रेगुलर सीट्स को लिमिटेड करके सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि कल को कोई गरीब नौजवान किसान का बेटा आके यहाँ शिक्षा ग्रहण कर सकता है और अपना भविष्य बना सकता है? हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, हमने डिग्री प्राप्त की, हम डिग्री प्राप्त करने के बाद बाहर जाएंगे तो हमारे पास रोज़गार के ऑप्शंस नहीं रहेंगे। रोज़गार के ऑप्शंस अगर हैं तो वो कॉर्पोरेट में है, तो जिसमें हम लोगों को हमारी मनचाही इनकम नहीं मिलेगी, वेजेस नहीं मिलेंगे। तो जिस तरीके से ये छात्रों को एक टेम्पररी हालात में छोड़ दिए हैं, ना इस पार ना उस पार, ना इधर का ना उधर का, ये कहीं ना कहीं बहुत निंदनीय है। और हम लोगों की मांग बिल्कुल जो है, ये देखिए हम लोगों ने इसी को आज लेके जनरल इलेक्शंस को लेके 2024 के जनरल इलेक्शंस को लेके हम लोगों ने 10 पॉइंटर तैयार किया है। इन्हीं की सरकार के ये 10 सवाल और ये 10 पॉइंटर तैयार है और इन्हीं की मांग के साथ हम 24 में एज अ वोटर वोट करेंगे सरकार को। और हमारी प्रमुखता से जो ये मांग है, और ये मांग इसी विश्वविद्यालय या इसी प्रदेश की नहीं है, ये देश भर के युवाओं नौजवानों की मांग है, क्योंकि रोज़गार सबको चाहिए पढ़ने के बाद। NEP मॉडल इतना बड़ा फेलियर है, उसका रिजेक्शन हर यूनिवर्सिटी में बतौर छात्र संगठन या बतौर आम छात्र किया जा रहा है, क्योंकि उसके तहत जितने भी कोर्सेज इंट्रोड्यूस हो रहे हैं सारे या तो सेल्फ फाइनेंस इंट्रोड्यूस हो रहे हैं या पब्लिक प्राइवेट मॉडल पे इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। बात करूं मैं एजुकेशन सिस्टम की, भाजपा सरकार कहती है हमारे सरकार में सबसे अच्छा एजुकेशन सिस्टम है, इससे सहमत है युवा? आप एजुकेशन सिस्टम तो भूल जाइए, मिनिमम जो एजुकेशन के लिए जो पैसे चाहिए होते हैं छात्रों के पास वो नहीं है। एजुकेशन सिस्टम के तो आप हालात में तब आएंगे ना जब आप एजुकेशन सिस्टम लेने की स्थिति में होंगे, लेकिन जब आप वही नहीं ले पाएंगे, एजुकेशन इतना महंगा होता जा रहा है, जब आप वही नहीं ले पाएंगे तो आप किस हिसाब से एजुकेशन सिस्टम पे आप बात कर रहे हैं? NEP जो इन्होंने लागू किया है, इसमें डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ को प्राइवेट नहीं करते हैं, कॉलेज को प्राइवेट नहीं करते हैं, ये उनके अंदर के कोर्सेज़ को प्राइवेट कर देते हैं। जिन कोर्सेज़ की फ़ीस, जब मैं आया था NEP के पहले, हम लोग ईयर में आए थे 2020 में, जिसकी फ़ीस 8,000 रुपये थी, आज उन्हीं कोर्सेज़ की फ़ीस 30,000 रुपये पर सेमेस्टर है, 6-6 महीने की। आप MBA देख लीजिए, MBA की फ़ीस 80,000 रुपये पर सेमेस्टर। तो आपको लगता है कि कोई जो गरीब गांव किसान का बेटा या फिर जो एक मीडियम, मैं मान लेता हूं कि मध्यम वर्ग भी जो शहरों में रहता हो या कहीं रहता हो, क्या आपको लगता है कि वो इतना एलिजिबल है कि अपने बच्चे को पढ़ा लेगा 80,000 रुपये दे के? आप LLB की फ़ीस बात कर लिए 50,000 रुपये, डी फार्मा करना है 60,000 रुपये। मतलब ये तो ऐसा लग रहा है कि कॉर्पोरेट यूनिवर्सिटीज़ में और सरकारी यूनिवर्सिटी में कोई फ़र्क ही नहीं रह गया है,
क्योंकि रोजगार के नाम पे कुछ है ही नहीं, सरकार ने किया ही नहीं है। प्राइवेटाइजेशन को कैसे देखते हैं? सरकार ने ये कह दिया कि हमने अच्छे के लिए किया है। आप लोग एक युवा हैं, एक स्टूडेंट्स हैं, इसको कैसे देखते हैं? क्या वाकई में प्राइवेटाइजेशन सही है? देखिए, प्राइवेटाइजेशन बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में है, अमेरिका वगैरह में है, लेकिन इंडिया के स्तर पे जहाँ पे आप सरकार खुद दावा करती है कि 80 करोड़ लोगों को वो खाना दे रहे हैं, वो भोजन देते हैं, राशन देते हैं, आपको लगता है कि वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन ठीक है? 80 करोड़ लोग जहाँ पे सरकार के ऊपर आश्रित हैं खाने के लिए, और 140 करोड़ की इस देश की आबादी है, उसमें से आपको लगता है कि कोई प्राइवेट अफोर्ड कर पाएगा? प्राइवेट के बिल इतने ज़्यादा होते हैं। दूसरी चीज़, जब से ये गवर्नमेंट आई है, पहले भी प्राइवेट चीज़ें थी, तो उसमें एक बैलेंस करने के लिए, काम करने के लिए गवर्नमेंट की एक अपोजिशन में होती थी कि हाँ, गवर्नमेंट एक कंट्रोल रखती थी उन पर। अब गवर्नमेंट बिल्कुल ओपन छोड़ दे रही है, जितना लूटना है लूटो, किसी प्रकार की कोई रूल रेगुलेशन नहीं, कुछ नहीं। आप चीज़ों को प्राइवेट करते जा रहे हैं, कोई आपके पास नीति नहीं है कि हमको किस हिसाब से चीज़ों को डेवलप करना है, कहाँ ले जाना है। और प्राइवेट में भी आपको, पूरे प्राइवेटाइजेशन में आपको कोई लोग नहीं दिखते, कोई आपको स्टेट के बिजनेसमैन नहीं दिखते। क्या राम मंदिर वाकई में मुद्दा है 2024 में, या फिर बेरोजगारी, महंगाई, तमाम मुद्दे हैं? अरे हमारे लिए मुद्दा है, हमारा लिए हमारे पेट में भोजन हो। जब भोजन ही होगा ना तो भूखे पेट ना होए, भजन गोपाला। वो क्या कहावत है शुभम भाई, क्या कहते हैं कि भूखे पेट ना होए भजन गोपाला, ये लो कंठी ये लो माला। गरीब आज 80 करोड़ सरकार दावा कर रही कि हम 80 करोड़ लोगों को हम क्या दे रहे हैं, राशन। जब आप 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं तो एक तरफ आप 80 करोड़ लोगों को लाइन में खड़ा कर दे रहे हैं 5 किलो राशन के लिए। एक तरफ आप बता रहे हैं हम मदद कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज 75 बरस लगभग से आज़ादी आए हुए बीत गए हैं। 70-75 बरस आज़ादी जो अन्य देशों को मिली थी वो आज दुनिया पर राज कर रहे हैं। उनकी इकोनॉमी कितनी ज़्यादा है, जीडीपी व्यवस्था कितनी हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ 80 करोड़ लोगों को आप राशन दे रहे हैं 5 किलो एक, मतलब लाइन में खड़ा करके। ये आपका आप अपने अचीवमेंट बताते हैं। हमको मंदिर हमारी आस्था का विषय है, मंदिर हम जाएंगे। अरे हमारे राम कहाँ बसते हैं? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे हमारे राम गलियों में बसते हैं, हमारे राम कुटियों में बसते हैं, हमारे राम गरीबों के मोहल्लों में बसते हैं। ये राम राज्य की सही परिकल्पना है। उस परिकल्पना को तोड़कर मरोड़कर उल्टा करके पेश किया जा रहा है। आज सारे शंकराचार्य देश के सरकार से नाखुश हैं। शंकराचार्यों का मानना है कि धर्म के अनुसार अभी 22 तारीख को शिलान्यास, वो जो मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो रहा, नहीं होना चाहिए। लेकिन सरकार, इसका मतलब ये आपकी नीति बता रही है कि आपकी नीयत में खोट है। आप इलेक्शन है 2024 का, देश को एक तरफा एक धर्म के मतांध में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आप 22 तारीख को अपनी अड़ी बनाएं। 2 लाख जो नौकरियां मिल रही थी कांग्रेस की हुकूमत में, वो भी छीन लिया। कह रहे थे महंगाई सस्ती करेंगे, महंगाई ऐसी सस्ती की कि 200 रुपया किलो आज कड़वा तेल बिक रहा है। लाही का तेल 200 का रेट भी, अगर शुद्ध लाही का तेल चाहिए हो तो आप गाँवों में जाएंगे तो इससे भी ज़्यादा रेट में मिल रहा है। तो महंगाई पे फेलोर है सिस्टम इसका, इस सरकार का। शिक्षा व्यवस्था पर फेल है पूरी तरीक़ा से, नौकरियां देने में बिल्कुल असफल हो गई है। हम लोगों को पढ़ाई लिखाई करने के लिए अनुकूल वातावरण देने के लिए बिल्कुल पूरी तरह नाकामयाब हो चुके हैं। इसलिए युवा अब इंकलाब करेगा। 24 के इलेक्शन की बारी है और इसमें इंकलाब दिखा देंगे हम लोग 10 साल में, जो इन्होंने किया है। अच्छे दिन आए? देखिए अच्छे दिन तो क्या, हम लोग तो चाह रहे हैं कि जो बुरे दिन है कम से कम वही हमारे पास वापस आ जाए। अच्छे नहीं, जो बुरे दिन है, ये अच्छे दिन का ख्वाब जो है हमारे ऊपर इतना भारी पड़ गया, इतना ज़्यादा भारी पड़ गया कि हम चाह रहे हैं कि 2014 के समय जो हम लोग जिस व्यवस्था में जी रहे थे, कम से कम वही व्यवस्था मिल जाए। तो वोट दिया था तब ये नहीं सोचा था? नहीं, वोट तो उस समय हम लोगों के आगे 14 में एक बड़ा मॉडल बेचा गया कि हम आपके देश में, आप युवाओं के बीच में, हमारे सामने ऐसे झोली फैला के सरकार आई और हमारे से एक वादा किया गया कि हम 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष जनरेट करके दिखाएंगे, हम सारे लोगों को नौकरियां देंगे। और हम लोगों को बदले में मिला क्या? तो एक नई शिक्षा नीति हमारे ऊपर थोप दी गई। विश्वविद्यालयों के अंदर जो शिक्षा है, जो हमारा अधिकार है, जो राइट टू एजुकेशन का सवाल है कि हम कहते हैं कि गरीब हो अमीर हो, शिक्षा हम सबका अधिकार है। लेकिन आज के डेट में शिक्षा को क्या कर दिया गया है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप शिक्षा खरीद सकते हैं, मतलब कि एक कमोडिटी बन गया है शिक्षा। अब ये अधिकार नहीं रहा। अगर आपके पास पैसा है, आप एक अच्छे घर से बिलोंग करते हैं तो आपको शिक्षा तो मिलेगी, लेकिन अगर आप एक बहुत गरीब तबके से आते हैं तो आपके पास कोई शिक्षा का अधिकार नहीं है, आप शिक्षा से बिल्कुल वंचित। जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। देखिए ये जो है एक कहावत है कि 4 लोग देश को चला रहे हैं, 2 लोग खरीद रहे हैं और 2 लोग बेच रहे हैं, और चारों के चारों गुजरात से हैं। वास्तविकता अब देश की वो हो गई है कि प्रधानमंत्री और अमित शाह लगातार एक तरफ से चीज़ें बेच रहे हैं। पहले यूजीसी के तहत हम लोगों को ग्रांट मिलता था कि यूजीसी, एक प्रावधान था देश में कि यूजीसी जो है विश्वविद्यालयों को कुछ पैसे मुहैया कराएगी जिससे विश्वविद्यालय और अच्छे स्तर के चल सके। इस मॉडल को खारिज करते हुए एक नया संस्थान लाया गया, हेफा। हेफा के तहत अब हमको लोन लेना पड़ेगा।
पड़ेगा। और लोन लेने का मतलब ये हुआ कि विश्वविद्यालय के अंदर अब प्राइवेट कोर्सेज और ज़्यादा बढ़ेंगे। प्राइवेट कोर्सेज की बढ़ोतरी का मतलब सीधा सीधा है कि अब जो गरीब युवा है, गरीब तबके के छात्र हैं, जो आदिवासी तबके के छात्र हैं, जो महिलाएं हैं, वो अब शिक्षा तक नहीं पहुंच पाएंगी। जो लोग जिनके पास चंद मुट्ठी भर लोग जिनके पास पैसा है, केवल वो शिक्षा को एक्सेस कर पाएंगे। तो सोशल जस्टिस का जो सवाल है, हम लोगों ने एक नारा दिया कि जुमला नहीं जवाब दो, 10 साल का हिसाब दो। और 10 साल का जो ये हिसाब हम मांग रहे हैं, इसमें हम लोग सामाजिक न्याय को सबसे पहले सेंटर में रख रहे हैं, क्योंकि सामाजिक न्याय हम लोगों के आगे एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। शिक्षा संस्थानों से सामाजिक न्याय को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल 10 साल का हिसाब मांग रहे हैं युवा, क्योंकि इन्हीं युवाओं को ये सपना दिखाया गया था कि 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे। वाकई में भाजपा सरकार महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है। महिला सशक्तिकरण की आप असलियत देखिए कि अभी चाहे हाथरस हो, अभी हम हाल ही में IIT BHU की बात करें, वो तो कैंपस के अंदर है। आप जब कैंपस के अंदर महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, कोई अपनी बेटी को भेजता है पढ़ने के लिए बाहर तो ये सोचता है कि हॉस्टल में उसको सुरक्षा होगी, लेकिन हम देख रहे हैं कैंपस के अंदर बीजेपी की ही सपोर्टर ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मात्र एक जुमला है, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि हम देख रहे हैं बेटी बचाओ नहीं, इनके जो सांसद हैं ब्रजभूषण सिंह, उन्होंने खुद जो पहलवान बेटी हैं उनका खुद सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है। और उनको बहुत शर्म की बात है कि अब तक उनको पद से नहीं हटाया गया है, जब तक उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। और वो बेशर्म होकर, हमने खुद देखा कि जैसे महिला रिपोर्टर जब उनसे सवाल पूछती हैं तो उसको झटक देते हैं कि हटो, तो कौन कह रहा है इस्तीफ़ा दे रहा है, हमने कुछ नहीं किया। तो ये सब चीज़ें दिखाती हैं कि और जो उन्नाव कांड है पिछला, अभी बिल्किस बानो वाला देखा हमने केस, किस तरह से ये लोग अपराधियों को रैली निकालते हैं और उनको हाल माला पहनाते हैं। और अभी देख लिया कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया कि उनको फिर से जेल जाना होगा। तो इनकी असलियत सामने आई है, किस तरह से ये अपराधियों को संरक्षण देते हैं। तो महिलाओं को हमने देख ही लिया कि महिलाओं के साथ क्या कर रहे हैं, तो भी नहीं है। नारा मतलब कुछ भी कह देते हैं, जुमलेबाजी कर देते हैं। मैम सबसे पहले तो मैं इनकी बात को रिपीट करूंगा। जो मेरी बहन ने कहा कि ये नारा दिया था बीजेपी सरकार ने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं आज तक ये नहीं समझ पाया ये नारा था या धमकी था कि पहले बेटी को बचा लो, बच जाए तो पढ़ा लेना। पहली बात तो ये मैं कहूँगा। दूसरी चीज़ मैंने ये ऑब्जर्व किया है, अभी इसी लखनऊ की एक खबर है, एक दिन मैं जा रहा था इधर पॉलिटेक्निक चौराहे के साइड, तो ओवर ब्रिज है अवध बस स्टैंड के पास, वहाँ पे मैंने ये देखा, वहाँ लिखा था ब्रिजभूषण शरण सिंह का एक पोस्टर लगा था, उस पर लिखा था दबदबा तो है दबदबा तो रहेगा। अब आप बताएं कि मतलब ये क्या संदेश क्या देना चाह रहे हैं कि ये जो हमारा भारत का संविधान है ये ब्रिजभूषण शरण सिंह से छोटा है, कहना ये चाह रहे हैं। सोचिए जो मेडल 8-9 मेडल जो साक्षी ने लाया था, जितने मतलब हमारे खिलाड़ियों ने जितने मेडल लाए थे वो मेडल वापस कर दिए, लेकिन इनको अपने सांसदी के कुर्सी से नहीं हटना है। आप ज़रा सोचिए, मैं बस एक जेन्युइन सी आपसे एक मतलब ये संदेश देना चाहता हूँ, एक जेन्युइन बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ये 5 किलो राशन जो दे रहे हैं हमें, हमारी जनता को सबको दे रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि लगभग 80 करोड़ के करीब लोग हैं जो राशन पा रहे हैं। अगर 5 साल और देंगे। हाँ 5 साल और देंगे, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ उसकी बात। आप ज़रा ये सोचिए 5 किलो राशन का दाम कितना आएगा, ओवरऑल देखा जाए तो लगभग एक परिवार को 1000 रुपये दे रहे हैं। अब देखिए अपनी नाकामयाबी ये सरकार किस तरीके से छिपा रही है कि अगर किसी को नौकरी देती है तो नौकरी कितने को मिलेगा, लगभग 20-25 हज़ार 30 हज़ार उसको नौकरी में देना पड़ेगा, और 500-1000 रुपये में जनता को मूर्ख बना रही है। आप ज़रा इस तर्क को लॉजिकली देखिए, तब समझ में आएगा। और दूसरी चीज़, हमारे इस विश्वविद्यालय में तो काफ़ी दिन से तो छात्र संघ का चुनाव हो ही नहीं रहा है। मैंने बहुत ऑब्जर्व किया, तब मुझे ये पता चला कि जो छात्र होते हैं ये क्या मतलब एक जो देश है ये छात्रों से ही बनता है, और छात्र ही अच्छा भविष्य निर्माण करते हैं इस देश का। मुझे लगता है कि आज छात्रों की स्थिति सबसे खराब है। मैम मैंने अभी मेरे कॉमरेड ने कहा ना, निखिल कॉमरेड ने कहा ना कि हमारे जो 2014 के पहले वाले बुरे दिन थे हमें वही वापस ला दो, हमें नहीं चाहिए ऐसे अच्छे दिन नहीं चाहिए। ये तो स्पष्ट हो चुका है कि 2014 से लेकर 2023 तक जो हमारे देश की स्थिति है युवाओं की, वो बिल्कुल गर्त में जा चुकी है।
चाहे वो शिक्षा स्तर का स्कूल का देख लीजिए, चाहे विश्वविद्यालय का देख लीजिए, चाहे रोजगार का देख लीजिए, तीनों स्तर इतना गिर चुका है कि अभी स्कूल में देख लीजिए कि किस प्रकार पढ़ाई स्टेशनरी की सामानों के लिए जिस प्रकार जीएसटी को बढ़ा दिया गया है, 10% जीएसटी लगा दी गई है। अभी कैंपसेस में देख लीजिए, कैंपसेस में कोई डेमोक्रेटिक माहौल नहीं है, बच्चा खुल के कोई अपनी आवाज़ नहीं उठा पाता है। चाहे हॉस्टल्स को ले लीजिए, हॉस्टल में किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी नहीं है, हॉस्टल मैनेजमेंट नहीं है। इसी बीच एक हमारी बीच छात्रा ने आत्महत्या कर ली, उसकी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। यहाँ तक कि प्रवोस्ट को बताया गया कि हमारे इससे पहले जो लालू यादव थे, जो रेल मंत्री थे, जो रेल हादसा हुआ उसमें उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, लेकिन प्रवोस्ट जो है उनको शर्म नहीं आ रही है, उन्होंने अपना अभी तक इस्तीफा नहीं दिया। पूरा देश शर्मसार है और पूरी विश्वविद्यालय शोक में मना रहा है, लेकिन उनको किसी तरह की जू तक नहीं रेंग रहा है। और तीसरी बात यह है कि जो आज हम संयुक्त छात्र मोर्चा के तहत लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत क्यों पड़ी है? क्योंकि सबसे बड़ी यह बात है कि रोजगार की कोई यहाँ नामो निशान नहीं है। युवा जिस प्रकार की मांगे वो अपनी उठा रहा है, वो पूरी तरीके से गर्त में जा चुकी हैं। जी मैं मानता हूँ, क्योंकि जो 2014 के बाद से ये सरकार बनी है, तब से बहुत सारे वादे किए गए हैं कि मैं शिक्षा व्यवस्था दूंगा, चिकित्सा व्यवस्था दूंगा, नौकरियां दूंगा, लेकिन इस सरकार में जैसे ही सरकार बनी ना के बराबर है, रोजगार ना के बराबर है और ना ही चिकित्सा व्यवस्था बढ़िया है। शिक्षा की व्यवस्था में देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे कॉलेज प्राइवेट हो गए हैं, एनईपी के थ्रू इनके फीस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं इस सरकार में। बहुत ही निंदनीय बात है कि सरकार ने बहुत सारे ऐसे वादे दिए जो कि पूरे नहीं किए हैं। न्याय यात्रा है, एक तरफ राहुल गांधी युवाओं के बीच जाते हैं, मिलते हैं, बात पूछते हैं, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, एक तरफ राम मंदिर का उद्घाटन है। जनता वोट किन मुद्दों पर करना चाहिए, क्या रहना चाहिए? मुद्दा यही होना चाहिए कि बेरोजगारी और महंगाई और युवाओं को नौकरी मिले। और जब से ये सरकार आई है जो भी कार्यक्रम सब ठप है, सब ये जुमलेबाजी सरकार है। ये आपस में हिंदू मुस्लिम लड़वाने का सरकार है ये। मैम, युवाओं की जहाँ तक बात है, अभी आपने देखा ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट आई है जो अभी 2024 में, तो उसमें साफ साफ दिखाया गया है, जो कि मीडिया टालने की कोशिश कर रही है। आप भी ने शायद ध्यान दिया होगा, आपने उसके ऊपर वीडियो बनाया होगा, तो मैं वही बताना चाहूँगा। उसमें साफ साफ बताया गया है कि कैसे बीजेपी राज में देश के ऊपर, देश के युवाओं के ऊपर क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। वहाँ पे कई सारी घटनाओं का उसमें बताया गया, उसको विस्तार तौर से बताया गया है। मणिपुर को कवर किया गया है, उसके अंदर जम्मू कश्मीर को कवर किया गया है। ऐसी घटनाओं को बताते हुए, और युवा देश, अभी हमने युवा डे मनाया था, स्वामी विवेकानंद की जयंती थी, और बीजेपी बोलती है कि हम उनकी विचारधारा पे चलते हैं। तो मैम आप देखिए कि वो उनकी विचारधारा पे चलते हैं, लेकिन उन्होंने युवाओं के लिए क्या किया? सिर्फ बातें हैं, एडवर्टाइजमेंट हैं, बड़े बड़े पोस्टर्स हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स हैं, हर जगह लगे हुए हैं, युवा ये कर रहा है, युवा वो कर रहा है। लेकिन हम हैं युवा, आप भी देख रही हैं, हम भी देख रहे हैं, युवा क्या कर रहा है? युवा सिर्फ बता रहा है, अपनी मांग रख रहा है, ना उसकी मांग पूरी हो रही है। हम ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, हम ऐसे चर्चा कर रहे हैं, मोर्चा निकाला जा रहा है, आंदोलन हो रहे हैं, हर जगह हर कोई परेशान है। फार्मर्स पहले परेशान हुए, ट्रांसपोर्ट में इतनी दिक्कत आई, हर उनका कानून बनाया हुआ, हर कानून फेल हो रहा है। वजह क्या है इसकी? जी वजह देखिए, आप ये सब सरकार उनकी मोदी जी की है, तो पूरी उनके हिसाब से गोदी मीडिया पूरी उन्हीं के ऊपर बनी हुई है। कि कुछ भी अगर करेंगे तो मोदी जी पहले उन्हीं को स्ट्रीमिंग करेंगे, मतलब और जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको लिए मतलब कोई शो नहीं करेगा। तो इस चीज़ में जैसे आप देखिए, आप राजस्थान में देखिए, राजस्थान छत्तीसगढ़ में देखिए, मोदी जी ने वादे किए थे 450 रुपये का सिलेंडर सब वो युवाओं को मिलेगा, सबको मिलेगा। आप देख लीजिए, उसके इलेक्शन के जस्ट तुरंत ही बाद वो मतलब मोदी सरकार ने मना कर दिया, कहा कि मैंने ऐसी कोई घोषणा ही नहीं की थी। तो आप खुद सोचिए, जब मोदी जी खुद अपने वादे पे नहीं वो हो पाए हैं, तो अब बाकी वैसे कैसे हो जाएंगे? वो न्याय के मुद्दे पे वोट करेंगे। देखिए बिल्कुल, और क्या, अभी देश में सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है न्याय की है। लोकतांत्रिक अगर मतलब सरकार है तो उसको लोकतंत्र की बहाली के लिए काम करना चाहिए था। संवैधानिक न्याय नहीं कर पा रही है सरकार। लगातार देखिए जो बातें करके आई थी, भ्रष्टाचार के मुद्दे, महिला सशक्तिकरण के मुद्दे, चाहे युवाओं को रोज़गार देने के मुद्दे, तमाम सारे जो मुद्दे थे, भाजपा के जो मतलब कि चुनावी सभा के जो मतलब भोंपू बजाए जा रहे थे कि हम आएंगे तो तमाम राजनीति को बदल देंगे, देश को बदल देंगे, देश को नए भारत की बात कर रहे थे। और नए भारत में ये फिर चले गए
कौन से ज़माने में? आदि ज़माने में, आदिकाल के ज़माने में चले गए। नया भारत लगा कैसा? नया भारत इतना बकवास लगा। देखिए, कोई भी जो आइडिया लेके आता है, सबसे बड़ी बात होगी कि आइडिया इम्प्लीमेंट कौन करता है। अगर मोदी, अमित शाह और योगी जैसे व्यक्ति किसी भी आइडिया को लेके आते हैं तो आइडिया अच्छा हो बुरा हमको नहीं पता, लेकिन हमको उनकी नीयत का पता है कि ये ऐसे लोग हैं जिनकी नीयत में एकदम बिल्कुल सरासर खोट है और ये कभी देश की जनता के साथ, देश की तमाम जनता के साथ न्यायपूर्ण रवैया नहीं रख सकते हैं। ये किसी न किसी रूप में बाइस्ड होंगे और जो भी नियम कानून बनाएंगे या जो भी इनका बिल आएगा वो बाइस्ड होगा। ये लगातार बाइसनेस का काम कर रहे हैं। आप देख लीजिए, अभी लगातार जो भी मामले चल रहे हैं, आईआईटी में, वहीं से बनारस में सांसद हैं मोदी जी, लेकिन आईआईटी बीएचयू में महिला के साथ, छात्रा के साथ मतलब बदसलूकी होती है, कुछ नहीं कर पाते हैं। जाके बढ़िया आराम से बीच पे फ़ोटो खिंचाते हैं और वो भी कहते हैं 18-18 घंटा काम करते हैं। बीच पे फ़ोटो खिंचाने के लिए 2 बार कपड़े बदल लेते हैं। देश में जनता के पास एक बड़ी आबादी है जिसके पास 2 कपड़े साल भर में नहीं बदल पाता है, लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री उन्हीं गरीबों के टैक्स पे जाके और टैक्स पेयर का पैसा लेके 2-2 कपड़े एक फ़ोटोशूट के लिए बदल लेता है। लेकिन वो महिलाओं के मुद्दे पर वहाँ बोल नहीं पाता है। लेकिन उसको राम जी से बहुत लगाव है, राम जी से लगाव है। कहते हैं कि वो राम जी के जो ठाकुर कुल था उसमें कि वो प्राण जाए पर वचन न जाए वाला सिद्धांत था। प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण भी नहीं गए, ये जिंदा हैं, बेशर्मों की तरह एकदम जिंदा हैं। और राम जी की जो नीति थी, प्राण जाए पर वचन न जाए। 2 करोड़ रोजगार कहाँ गया? युवा बेरोजगार, वो कह दिए ठेले पे जाओ, ठेला लगाओ, वो भी रोजगार है। अब महिला सशक्तिकरण की बात किए थे तो कहाँ गई? इनके विधायक, इनके सांसद क्या कर रहे थे? क्या इन्होंने कर दिया? उस पर क्या एक्शन ले लिया? बचाते रहें जब तक मामला एकदम वो खुद शिकंजे में ना फंस गए, तब तक बचाते रहें। तो ये राम के जो भक्त हैं ना, वो बड़े भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उसी में जो 4 शंकराचार्य हैं उन्होंने खुद ही कह दिया कि ये भाजपा और आरएसएस का प्रोपेगेंडा है, भाई हम नहीं जाएंगे। जब प्राण प्रतिष्ठा होनी थी तो रामनवमी के दिन हो सकती थी, पहले क्यों हो गई? तो देखना पड़ेगा कि जो आप जिस न्याय की तरफ हम लोग बात कर, जो न्याय यात्रा चलने जा रही है उसमें न्याय की बात कर रहे हैं। वही मंदिर में जाके कोई कहेगा कि हमें भाई न्याय चाहिए। कोई अगर महिला पुलिस थाने में पीड़ित होगा तो न्याय मांगेगा भगवान से। अगर जिसको शिक्षा की ज़रूरत होगी शिक्षा मांगेगा, जिसको दौलत की ज़रूरत होगी दौलत मांगता है, स्वास्थ्य की ज़रूरत होती है स्वास्थ्य मांगता है। हम बस जो मांगने जाता है उसी को मुद्दा बनाएंगे और उसी पर लड़ेंगे। तो लोकसभा चुनाव पर क्या है युवाओं की राय, क्या कुछ मानना है? तमाम मुद्दे हैं युवाओं के बीच। सबसे बड़ा तो मैं बेरोजगारी, महंगाई, जिस पर भाजपा लगातार फेल होती नजर आ रही है, क्योंकि जितने भी पढ़े लिखे नौजवान हैं सड़कों पर फिर रहे हैं, बेरोजगारी का शिकार हैं। इसी तरह तमाम मुद्दे हैं जो 24 से पहले लोगों के बीच हैं, लेकिन उन्हें उठाया नहीं जा रहा, उन मुद्दों पर बात नहीं की जा रही है। लेकिन हम आप तक के उन मुद्दों को लाते रहेंगे और तमाम उन मुद्दों पर बात करते रहेंगे जो वाकई में जिन मुद्दों पर वोट करना चाहिए जनता के बीच जो मुद्दे हैं। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़।